Hello friends, welcome to my YouTube channel NCS ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 10th के फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, उसका पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 2 को कवर किया था और पार्ट 1 भी उससे पहले कवर हुआ था। तो जो बच्चे आज चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि एक बार शुरू से वीडियो को देखें, तब उसे अच्छे से समझ में आएगी। तो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 3 देखते हैं यहाँ पे। और जो बच्चे अभी तक कोचिंग कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं या तो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उनके लिए पहला मौका है कि आप शुरू से पढ़ें। अब पढ़ने से पहले आपसे कहूँगा कि कॉपी और पेन ले कर के बैठे और जितना बताया जाएगा उसको आप नोट करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए टॉपिक्स को आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज वीडियो का पार्ट 3 है जिसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम परावर्तित किरण के बारे में जाने थे और आज उसके आगे की बात हो रही है। आज हम अभिलंब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अभिलंब क्या है। तो कल हम पढ़े थे कि जो प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई पड़ रही है, जो प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई पड़ रही है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण टकरा के दर्पण से लौट रही है, जो प्रकाश की किरण टकरा के दर्पण से लौट रही है, उस किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण आ करके पड़ती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ तक की कहानी हम लोग ने पिछला वीडियो में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अभिलंब क्या है। तो देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, अगर इस पर हम एक सीधी लाइन टान दें तो इस सीधी लाइन को ही हम लोग कहेंगे अभिलंब। ठीक है, इस पर अगर हम सीधी लाइन टान दें तो ये लाइन क्या है? अभिलंब है। तो समझ में आ गया। तो वैसी सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण के आपतन बिंदु पर सीधी रेखा, ठीक है, लंब होती है। दर्पण के आपतन बिंदु पर ये रेखा लंब होती है। लंब का अर्थ है सीधा आना। तो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, वैसी रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो वैसी सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब बारी है आपतन कोण की। आपतन कोण की, तो देखिए, आपतन कोण की परिभाषा हमने दिया कि आपतित किरण अभिलंब के साथ, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण इस अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर, किस बिंदु पर? आपतन बिंदु पर। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाएगी, ये दिख रहा है, जो कोण बनाएगी उस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। एक बार फिर से, आपतित किरण
इस अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। नाम में ही है आपतन कोण। और जब किरणें लौटती है तो परावर्तित किरण हो जाती है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो आपतन बिंदु पर कोण बनता है ये वाला, इसका नाम क्या है, इसका नाम है परावर्तन कोण। ठीक है, इसका नाम है परावर्तन कोण। अब देखिए आपतन कोण को इंग्लिश में, आपतन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैथ में पढ़े होगे, ये कोण का साइन है, ऐसे लिखना, कोण का साइन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, इसलिए आपतन कोण को किससे लिखेंगे, इसका फर्स्ट अक्षर क्या है, आई। तो इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। और परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन आर से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसको दिया एंगल ऑफ आर। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है वो आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से डिनोट करते हैं। तो आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का नियम आपने जैसा जाना, आपने जैसा अभी अभी पढ़ा कि आपतित किरण आती हुई किरण को कहते हैं, परावर्तित किरण लौटती हुई किरण को कहते हैं, और एक सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर आती है उसे अभिलंब कहते हैं। कहते हैं कि नहीं, आपने ये चीज़ पढ़ा। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, तो देखिए पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, देखिए तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों लाइन देखिए एक ही तल पर है, तीनों इस समतल दर्पण पर है कि नहीं। तो इसका पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दिख रहा है, तीनों एक ही तल में है, इस दर्पण पे है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहती है कि जो आने से आपतन कोण बना इसको आई बोलेंगे, एंगल ऑफ आई, और परावर्तित होने से जो कोण बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रही है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण ये वाला और परावर्तन कोण ये वाला दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। यहाँ पर मैंने लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका अर्थ होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कई बार आ चुका है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, उन्हें लिखो। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम जैसा बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, समतल दर्पण पे। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो मक्खन है, समझ में आ रही है? ठीक, अगर आ रही है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा कि समझ में आ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए अब आते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? तो देखिए, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। आप ओरिजिनल हैं, आपका जो चेहरा है ओरिजिनल है, लेकिन जब आप इसे फ़ोटो खींचेंगे मोबाइल से, कैमरा से, तो उसमें आप थोड़ी ना रहेंगे, आपका डुप्लीकेट रहेगा जो आप ही की तरह दिखेगा। तो आप जो हैं, आप बिंब हैं, वस्तु हैं, और उस वस्तु का जो कैमरा के अंदर फोटो गया उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रति मतलब होता है कॉपी, तो किसी वस्तु का कॉपी होता है। आपका फ़ोटो अगर हम खींचेंगे तो फोटो आपका क्या होगा? कॉपी होगा। कॉपी को इंग्लिश में कॉपी को हिंदी में हम लोग प्रति कहते हैं, प्रति। अब बिंब माने वस्तु होती है, आप वस्तु हैं, तो आपका प्रति है कि नहीं? वो जो फोटो मोबाइल में है, कैमरा में है, वो आपका क्या है? प्रति है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है? ओरिजिनल का डुप्लीकेट होता है प्रतिबिंब। तो देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? ठीक, अगर किसी वस्तु से या किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर या तो संसरित होती है या तो अपसरित होती है, और संसरित होने पर या अपसरित होने पर जो बिंदु बनती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर एक वस्तु लिया है, दिख रहा होगा, और इस वस्तु का नाम है ए और बी। ठीक है, अब देखिए, इस वस्तु से जो किरणें निकल रही हैं, इस वस्तु से जो किरणें निकल रही हैं, वो किरणें इस दर्पण से टकरा करके एक बिंदु पर आ रही है। ये जो किरणें निकल रही है, ये किरणें दर्पण से टकरा के इस बिंदु पर आ रही है। ये जो किरणें निकल रही है, दर्पण से टकरा के इस बिंदु पर आ रही है। ये जो किरणें निकली, ये भी दर्पण से टकरा करके इस बिंदु पर आ रही है। तो ये परावर्तन है कि नहीं? किसी दर्पण से टकरा करके प्रकाश की किरणें लौट रही है, तो ये परावर्तन है। तो वही तो हमने लिखा कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से आ रही होती है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, संसरित होती है। संसरित का अर्थ होता है मिलना। तो जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, उस बिंदु को इस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब देखिए, ये प्रतिबिंब यहाँ बना, ये वस्तु ये भी थी, और यहाँ भी देखिए वस्तु ये भी है। ये नीचे कैसे चला आया, बी ऊपर कैसे चला गया, वो आपको देखने में लग रहा है। देखिए, ए से आने वाली जितनी किरणें हैं वो नीचे जा कर के टकराई, यानी कि ए सिरा नीचे चला गया, और ये जो बी है वो यहाँ रह गया। समझ में आ रही है? ये सामने थी, ये यहीं रह गया, लेकिन इस सिरा से जितनी भी किरणें निकली वो परावर्तन के बाद इस बिंदु पर आकर के मिली। तो ए का सिरा यहाँ दिख रहा है, इसलिए ये ए का क्या है? प्रतिबिंब है। इसलिए ए के ऊपर हमने डैश लगाया है और बी के ऊपर भी डैश लगाया है। डैश का अर्थ होता है वो ओरिजिनल नहीं है, वो प्रतिबिंब है। तो ए भी वस्तु है। ए भी क्या है? ए भी क्या है? तो ए भी वस्तु है। ए भी क्या है? वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन परावर्तन और अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर के मिलेगी या जिस बिंदु से वो फैलते हुए दिखाई देती है, अपसरित होते हुए दिखाई पड़ेगी, उस बिंदु पर वस्तु का
प्रतिबिंब तैयार होता है। तो ये क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है। समझ में आ गई? तो वस्तु का ओरिजिनल वस्तु क्या था? ए बी। प्रतिबिंब क्या बन करके निकली? ए डैश बी डैश। समझ में आ गया? तो इसके बाद इस चैप्टर में अभी और बहुत कुछ पढ़ना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्लास समाप्त करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे मन को बढ़ावा देती है, हमारे मेहनत करने की इच्छा को और बढ़ाती है। और जितने बच्चे देख रहे हैं उसके लिए हमने YouTube पर फ्री वीडियो अपलोड किया है। जिन्हें भी शुरुआत से भी क्लास करनी है, जिन्होंने अभी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन कर सकते हैं और शुरू से पढ़ सकते हैं। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि आप हमारा साथ हैं और हमें प्रेरणा मिलेगी आपसे, और हम इस वीडियो को और ज़्यादा बनाएंगे ताकि आपके कोर्स को हम फ्री में कंप्लीट करा सके। तो आज के क्लास में हम इतना ही कहना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।